हेलो। हेलो। भौगोलिक विभाजन। गंगा का मैदान हो गया था, तराई का मैदान हो गया था। चलो आज करना है तराई का क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले मैप देखते हैं। तराई का मैप, पहले मैं मैप दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैप से अध्ययन करते हैं फिर अंदर जाते हैं। ठीक है, एकदम से मत घुसना अंदर। आप ये देखो, ये तराई का क्षेत्र लगा रखा है लगभग लगभग। मोटे मोटे तौर पर तराई इधर है। तराई एक्चुअल में उत्तराखंड का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वही है तराई। ऊपर तो यहाँ पर गंगा का मैदान है और उसके बाद हल्का फुल्का होगा, नहीं तो यहाँ पर फिर सीधा शिवालिक शुरू हो जाता है गंगा के मैदान के ऊपर। तो मूलतः तराई ये वाला क्षेत्र में आ गया। ठीक है, और नीचे देखूं तो उधम सिंह नगर, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा, ये इंपॉर्टेंट तहसीलें हैं उधम सिंह नगर की। ठीक है, महत्वपूर्ण शहर भी हैं, तो इसी क्षेत्र में आपका तराई क्षेत्र पड़ता है। चार पांच चीजें, एक तो कहाँ है, कौन कौन सा एरिया आ रहा है, जिले के हिसाब से तराई कौन सा है, तराई का भौगोलिक संरचना है तो उसका निर्माण कैसा हुआ, वहां कैसी मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी की प्रवृत्ति क्या है, उसके बाद किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, ये तराई क्षेत्र बोलते क्यों हैं इसको, सबसे पहली चीज तो ये है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको तराई क्षेत्र के बारे में 7-8 पॉइंट्स पर हमने तराई क्षेत्र को ध्यान करना है। तो सबसे पहले तो तराई क्षेत्र स्थित कहां पर है, तो गंगा के मैदान का तो उत्तर हो जाएगा और भाबर क्या दक्षिण हो जाएगा। यानी कि ये मेरा अगर मोटे मोटे तौर पर भाबर क्षेत्र है जो मोटे मोटे अवसाद से बना हुआ है, ये मेरा भाबर क्षेत्र हो गया है। तो इसके नीचे एक दलदलीय क्षेत्र बनेगा जो कि तराई होगा, और उसके नीचे एकदम गंगा का मैदान। ठीक है, इसके नीचे एकदम मैदान हो जाएगा। तो भाबर और गंगा के मैदान का जो बीच का दलदलीय क्षेत्र है इसको हम तराई बोलते हैं। यानी कि मैदान अब बनना शुरू हो रहा है। भाबर की जो नदियां अंदर छुप गई थी वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी। एक स्लोप का डायग्राम मैंने शुरू में दिया था आपको, है ना, तो आप उस डायग्राम को भी फॉलो करोगे तो मैंने उसकी उच्चावच भी लगा रखी है। इसके बीच में फंसा हुआ है आपका तराई क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र में आप याद रखिएगा, वैसे तो सबसे ज्यादा क्षेत्र तराई का आता है उधम सिंह नगर। समूह गौ के क्वेश्चन में पीसीएस में सिंपल फैक्ट पूछेगा, सर्वाधिक तराई क्षेत्र कौन से राज्य में, उधम सिंह नगर। इसके अलावा नैनीताल का जो दक्षिणतम क्षेत्र हो गया। ठीक है, नैनीताल का दक्षिणतम क्षेत्र, हल्द्वानी से नीचे नीचे का क्षेत्र, और इसके अलावा हरिद्वार का उत्तरी क्षेत्र। अब मेरे को आप बताओ कि हरिद्वार के दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी भौगोलिक संरचना होगी, गंगा का मैदान, और उत्तरी क्षेत्र में आएगा तराई, थोड़ा बहुत भाबर और थोड़ा बहुत शिवालिक, मिक्स है यहाँ पर, क्षेत्र ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, सब कुछ है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो गंगा के मैदान के समान ही हुआ है। जैसा गंगा का मैदान बना है, कैसे बना है, ऊपरी पहाड़ी इलाकों से जो नदियां आई हैं उन्होंने अपने अवसादों का निक्षेपण करा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र होने के कारण ढाल कम हो गई। ढाल कम हुई तो यहां भी ढाल कम होनी शुरू हुई ना, तो जो अवसाद ऊपर से आ रहे थे छोटे छोटे, वो अवसाद यहां पर जमा हो गए। तो इसका गंगा के मैदान के समान ही हुआ है, यानी कि नदियों द्वारा लाए गए महीम अवसादों से। महीम क्या होता है, छोटे, अवसाद क्या होते हैं। हाँ, एक नदी अपर्दन करके अपने साथ जिन रेत कंकड़ पत्थर बालू आदि को लेकर के आती है उनको अवसाद बोलते हैं। ये नदी अपर्दन करके लाती है। अपर्दन का मतलब क्या होता है, घिस करके लाती है अपने साथ। ठीक है, अपर्दन अपक्षय ये दो प्रकार की चीजें होती है जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। तो तराई क्षेत्र में जब ये अवसाद जम जाते हैं तो इन अवसादों की खासियत ये होती है कि ये जो मिट्टी होती है इसमें जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की काफी बाहुलता होती है। लेकिन वही जो एनपीके फर्टिलाइजर होता है, उर्वरक होता है, उसमें हमें पता है कि एन फॉर नाइट्रोजन होता है, पी फॉर फॉस्फोरस होता है, के फॉर पोटेशियम होता है। तो आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन तो ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस की क्या है, कमी है। यहाँ पर फॉस्फेट कम है, नाइट्रोजन ठीक ठाक है, लेकिन इसके साथ साथ जैविक पदार्थ ठीक है। अब जैविक पदार्थ ठीक होने का कारण क्या है, देखो, एक तो इस मिट्टी में दलदल बनता है, तो दलदल में वनस्पति ज्यादा उगती है। वनस्पति जिस क्षेत्र में होगी तो उसके पेड़ पत्तियां वत्तियां बार बार गिरेंगी, सड़ेंगी, तो फिर उस मिट्टी में जैविक अवशेष आने लग जाएंगे। ठीक है, ऊपर से नदी जो है वो नए नए अवसाद लेकर के आती है, तो नई नई जो संरचना है वो बनती रहती है।
इस क्षेत्र की सबसे ज्यादा बड़ी खासियत यह है कि पहला तो ये दलदलीय भूमि है, मार्शी लैंड जिसे कहते हैं, ठीक है, दलदलीय भूमि है। और दलदल भूमि होने के कारण ही इसको कहते हैं तराई। तराई शब्द का मतलब क्या होता है? तराई का मतलब होता है मृदा को जल से संग्रहित करना है, जल से सिंचित करना है, उसी को तो तराई बोलते हैं हम लोग। अब ये तो नेचुरल इसकी सिंचाई हो रही है ना, नेचुरली यहाँ पर निरंतर साल भर पानी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, तो इसलिए इसको दलदलीय भूमि कहते हैं, ठीक है। उपजाऊ क्षमता इसकी प्रॉपर गंगा के मैदान के समान उपजाऊ क्षमता है, यानी कि अच्छा उपजाऊ क्षेत्र है। इसका जो अपवाह तंत्र है वो बहुत ही अनियमित है। इसके सामने लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं मैं आपको केवल उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं, जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो वहां पर भी तराई, भाबर, बांगड़, वांगड़, खादर ये सब करते हैं हम, ठीक है। जब हम लोग मैदानी क्षेत्र पढ़ेंगे ना तो ये वहां पर हमने पढ़ना ही है, वैसे भी भौगोलिक संरचना के आधार पर। अनियमित अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? कुछ है आइडिया अनियमित अपवाह तंत्र का मतलब? नहीं। हाँ, क्या होता है कि जैसे ये ढाल है, ये ढाल है, ठीक है, और ये ऐसे जा रही है। अब भाबर की नदियां यहां से अंदर अंदर चले जाती है, कभी वो यहां से बाहर आ रही होती है, कभी वो इधर से बाहर आ रही होती है। तो तराई का जो जो उनकी फिर नीचे नीचे आती है तो अलग अलग धाराएं बनेंगी ना, कभी इधर से पानी आएगा, कभी इधर, फिर आगे चल करके एक मुख्य धारा से जुड़ रही होंगी। तो मुख्य धारा तो कोई बड़ी नदी होगी। अब जब तक वो बड़ी नदी में नहीं आई, वो भाबर के अंदर की जो तराई क्षेत्र में पुनः दृश्य होने वाली जो धाराएं होती हैं वो एक निश्चित मार्ग तय नहीं कर पाती। इसलिए इस क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, नदी तंत्र है, वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, कभी किधर कभी किधर। इसीलिए तो दलदल है, आज इधर पानी, कल उधर पानी, कल किधर पानी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अपवाह इसका अनियमित होता है, ठीक है। यहां पर बहुत सारे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, इसको आर्टिजन वेल कहते हैं अंग्रेजी में, पाताल तोड़ कुएं। ये देखिए, ये आपको एक हैंडपंप दिख रहा है, इसमें कोई मोटर नहीं लगी हुई, कुछ नहीं है, पानी अपने आप बाहर आ रहा है, पानी अपने आप बाहर आ रहा है। देखो यहां पर, देख लो यहां पर, ये अपवाह तंत्र देखो, दलदल बन रखा है ना, कभी कहीं से पानी आ रहा होगा, कभी कहीं से पानी आ रहा होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा यहां पर आपको डायग्राम में समझाता हूं ये क्या बात हो रही है। यहां पर आप समझो, जो भाबर की नदियां हैं वो नीचे विलुप्त हुई और यहां पर आने लगी, ठीक है, यहां पर आने लगी। यहां पर क्या होता है कि जो वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल जो होता है अंडरग्राउंड वाटर का, ये ऊपर तक होता है ऐसे, फिर यहां से मैदानी क्षेत्र से ये वाटर लेवल और अंदर चला जाता है। तो अब आपका जो भूमिगत जल है, ये कौन सा जल हो गया है? ये हो गया है भूमिगत जल। ये भूमिगत जल अभी अभी भूमिगत हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। अब आप यहां पर इसको थोड़ा सा खोदो, हल्का सा खोदोगे, पानी फुवारे की तरह बाहर आने, अपने आप पानी बाहर आ जाता। तो तराई क्षेत्र में बाय डिफॉल्ट आपको हैंडपंप लगाने की जरूरत नहीं है। बरसात के टाइम पर तो बहुत कॉमन है। अभी आप जैसे यहाँ बाला वाला क्षेत्र, नकरौंदा चले जाओ, सीवर लाइनों से पानी बाहर आ रहा है आजकल, वहां अपने आप आ रहा है बाहर, क्योंकि हाइट कम है ना नकरौंदा की। वो देहरादून का, तुन वाला, रायपुर, उधर का सारा पानी वहां इकट्ठा होता है, तो वहां पर वाटर टेबल नीचे है, ठीक है, पानी अपना बाहर आएगा। तो पाताल तोड़ कुएं जो होते हैं, जो मैंने यहां पर लिखवा रखा है तराई क्षेत्र में, ये तो ऐसे कुएं होते हैं जिनको नेचुरल कुएं बोलते हैं, प्राकृतिक कुएं होते हैं, अपने आप बनते हैं ऐसे, बस आपको हैंडपंप लगाने की जरूरत नहीं है, पानी तर 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 वापस आ जाएगा। क्योंकि वाटर लेवल अगर अंदर भी होगा ना, आपने जमीन में छेद कर दिया तो प्रेशर से पानी तो बाहर की तरफ प्रेशर मारता है ना, आराम से बाहर की तरफ प्रेशर मारेगा पानी। तो ये बहुत कॉमन चीज है। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज याद रखना, भाबर की जो विलुप्त नदियां हैं वो यहाँ पर पुनः उद्भव हो जाती है, उनका पुनः उद्गम री इमर्जेंस हो जाता है। तो भाबर की विलुप्त नदियां पुनः उद्भव हो जाती है। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी क्या करेगा क्वेश्चन में, कि पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां होती हैं
वह निम्न में से किस क्षेत्र में विलुप्त होती हैं? तो भाबर। और किस क्षेत्र में पुनः दृश्यमय, पुनः उद्गम, पुनः उद्भव होती है? तो तराई क्षेत्र, ये याद रखना है। पाताल तोड़ कुएं निम्न में से किस स्थान पर पाए जाएंगे? गंगा के मैदान में, तराई क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में, या फिर शिवालिक के क्षेत्र में? तो आपने क्या याद रखना है? तराई क्षेत्र में। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बिल्ड करना है, ये क्वेश्चन के हिसाब से कंटेंट है ये। ठीक है, 4-5 चीजें पता लगी तराई के बारे में। जितना ज्यादा अभी आपको ये चीजें पता लगेंगे ना, उतना आगे मजबूत होते जाएंगे हम, ताकि मुझे आगे वो बेसिक बेसिक चीजें समझानी ना पड़े। तराई के मैदानी क्षेत्र की कुछ और बातें। अब देखो, हमें पता है उपजाऊ क्षमता अच्छा है, पानी की निरंतर व्यवस्था है, भूमिगत जल भी यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर है, तो यहाँ पर फसल भी अच्छी होगी। मुख्य फसल तो धान और गन्ना है, क्योंकि ये जलगहन फसलें हैं, जलगहन फसलें। ठीक है, हिंदी में शब्द याद रखना, जलगहन फसलें। जलगहन फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें या अनाज जिसको सिंचाई के माध्यम से पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा गन्ना और जो धान है उसमें भी पानी किसको ज्यादा चाहिए? धान को पानी ज्यादा चाहिए ना। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ क्षेत्र में जहां पर थोड़ा सा तराई का पानी कम होगा, वहां पर गेहूं और आलू भी आप लगा सकते हो। अन्य राज्य के प्रवासी क्षेत्र लोग इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बसे हैं। आज उत्तराखंड का आदमी तो पहाड़ों में था, ये जो मैदानी इलाके हैं, इन इलाकों में कहां से आए हुए लोग हैं? आप देख लीजिए, उधम सिंह नगर पूरा सरदारों का है। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा सरदार है उत्तराखंड के। तो पंजाब से, हरियाणा से, बंगाल से, इन राज्यों से यहां पर आकर के लोग बस रखे हैं। यहाँ पर जो प्रमुख कस्बे यानी शहर बनेंगे वो हरिद्वार, ये रहा हरिद्वार, देखो हरिद्वार का औरंगाबाद, ध्यान देना, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है ना, जहां औरंगजेब का अड्डा है, किला है, वो क्या कहते हैं वो, मकबरा। ठीक है, एक ज्वालापुर हरिद्वार, ज्वालापुर का नाम भी आपने कई बार सुना होगा आप, वो सरकारी विभाग है वहां पर बहुत सारे। ठीक है, फिर टाइल टूइल पत्थर पुत्थर भी वहां पर सस्ते मिलते हैं। श्यामपुर, ज्वालापुर, ये सब कहाँ पर है? हरिद्वार में है। काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, ये सारी की सारी जगह कहां पर है? सारी की सारी जगह लाइन से देखो, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गुरदासपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, ये लाइन से कहां पर आते हैं? ये उधम सिंह नगर में। खटीमा से विधायक कौन है? धामी। पहले हारे थे, उसके बाद तब बम्पर वोट से जीते। मतलब हमारे मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हार गए थे, पर क्योंकि मुख्यमंत्री बना दिए तो उसके बाद रिकॉर्ड वोटों से फिर जीत गए बाई इलेक्शन के अंदर। जगह याद रखनी है, ज्वालापुर, हरिद्वार, ठीक है, औरंगाबाद, हरिद्वार, ऐसी कई जगहें आएंगी, अब अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध होंगी ना। तो आप उत्तराखंड का जब पढ़ रहे हो भाई, उत्तराखंड का भूगोल, इतिहास, इतिहास सब पढ़ोगे, तो उत्तराखंड के अंदर आपको कितने शब्द, मतलब कितने जगहों के नाम याद होने चाहिए, कई गांव के, भाई गांव गांव तक का नाम याद होना पड़ सकता है। तो कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 हजार नाम तो सब मुंह पे आ ही जाएंगे अलग अलग चीजों के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तराई का क्षेत्र इतना ही है। इसके बाद आगे चलते हैं, तराई के बाद आता है भाबर क्षेत्र। ये आप मैप देख लीजिए, हिमालय, हिमालय से लाई गई नदियों द्वारा बड़े बड़े अवसाद जो बने वो भाबर बन गया, और छोटे अवसाद जो बने वो तराई। ये देख रहे हो तराई का क्षेत्र। उसके बाद आया आपका गंगा का मैदान। गंगा के मैदान में भी ये बांगड़ पुराना वाला और खादर नया वाला। मैप बहुत स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बांगड़ क्षेत्र का कुछ इस तरीके से दिखता है, पथरीला जैसा, यहाँ पर दिख रहे हो आप, बड़े बड़े मोटे मोटे कंकड़ पत्थर वगैरह ये होंगे। पेड़ पूड़, सूखा, शुष्कता होगी आसपास, आर्द्रता कम होगी क्योंकि नदियां विलुप्त होती जा रही होंगी अंदर ही अंदर। मिट्टी जो ऊपर की परत होगी वहां पर बहुत ज्यादा आपको नमी नहीं मिलेगी, तो फसल खेती नहीं होगी उतनी अच्छी। मिट्टी भी बहुत ज्यादा महीन या जलोढ़ नहीं होगी, तो फिर रेतीली मिट्टी होने के कारण, कंकड़ पथरीली मिट्टी होने के कारण फसल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, यहाँ पर कुछ जो ऐसे वृक्ष जो जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक पानी की तलाश में जा सकते हैं, पथरीली मिट्टी में पनप सकते हैं, ऐसे झाड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़ वनस्पति हो सकते हैं, लेकिन कृषि के लिए योग्य ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, निर्माण कैसा हुआ है ये मैं भी आपको बता दूंगा। उसके बाद भाबर क्षेत्र उत्तराखंड में कहां कहां पर है, यहाँ की नदियों का क्या होगा, इसका विस्तार कहां कहां से है, और भाबर क्षेत्र में आने वाले प्रमुख शहर कौन से हैं। इतनी चीजें हमने भाबर के बारे में
याद करनी है, ये सब याद ही तो करना है अंततः। तो इसकी स्थिति कहां पर है, तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में, क्योंकि यहां पर सबसे पहले क्या पड़ेगा, शिवालिक पड़ेगा, शिवालिक के दक्षिण में और तराई के उत्तर में। ये भी ध्यान देना किसके उत्तर में किसके दक्षिण में पूछा गया है, क्योंकि पेपर के टाइम पर सब एक जैसा लगेगा। तो वो जो चार्ट दिया है मैंने शुरू का, वो इसलिए दिया है मैंने। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 10 किलोमीटर। जैसे देखो ये, जैसे मैंने उत्तराखंड का मैप बनाया ना, तो ऐसे मोटा मोटा अवसाद है, ठीक है। क्या हो रहा है इस पैटर्न के अंदर, चौड़ाई का देखो, ये उत्तराखंड का नक्शा देखो, पश्चिम में 50 किलोमीटर, ठीक है, और पूर्व में आते आते कितना हो रहा है ये, 10 किलोमीटर। हर जगह नहीं होगा, कहीं कहीं पर होगा भाबर क्षेत्र। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो वहां पर मैप से समझो, एनालिसिस करो। ये मेरा उत्तराखंड का मैप है मोटा मोटा, यहां पर तराई क्षेत्र मेरा ऐसे है, तो तराई क्षेत्र का नक्शा ऐसे बन रहा है। तराई क्षेत्र की मोटाई पूर्व में ज्यादा है और इसकी पराई पश्चिम में कम है। कौन सा, तराई। अब यहां पर लगाता हूं मैं भाबर, भाबर उल्टा है। भाबर कैसे जा रहा है, भाबर जा रहा है पश्चिम में अधिक 50 किलोमीटर और पूर्व में केवल 10 किलोमीटर। दोनों में अंतर समझ में आया। मैप के हिसाब से उत्तराखंड के नक्शे में तराई आपका यहां ज्यादा है, यहां चौड़ा है, यहां आते आते कम हो गया। भाबर यहां चौड़ा है, यहां आते आते पश्चिम पूर्व में आते आते कम हो गया। ये तर्क आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है तर्क। हर चीज तर्क के हिसाब से पढ़ोगे, रट्टा कुछ नहीं मारना है। इसका विस्तार तो पश्चिम में तो देहरादून है ऑब्वियसली, भाबर, क्योंकि देहरादून को तो हम पूरा भाबर ही बोलते हैं, जॉन चार भाबर। विकासनगर सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है भाबर का। तो देहरादून से लेकर के पूर्व में चंपावत तक फैला हुआ है। भाई देखो उत्तर उधम सिंह नगर में थोड़ा बहुत भाबर है, बाकी चंपावत लास्ट आपका, जहां से शारदा नदी नेपाल के अंदर जा रही है। इसका निर्माण बहुत ही उबड़ खाबड़ उच्चावच के तौर पर हो रखा है। उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है, क्योंकि यहाँ मोटे एवं बड़े बड़े पथरीले कंकड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, बालू भी है, रेत भी है। इन सारे अवसादों के द्वारा भाबर क्षेत्र का निर्माण हो रखा है। इस क्षेत्र में अनेकों जलोढ़ पंख हैं। जलोढ़ पंख एक नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इस जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, ये जो स्थलाकृति है, ये आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक पहाड़ होता है और उस पहाड़ से जब नदी आती है और जैसी थोड़ा सा नीचे मैदान आ जाता है, तो उसमें वो नदी ऐसे ऐसे फैलाती है अपने अवसादों को, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक पंख जैसी आकृति बनाती है। ऐसा आजकल कहीं देखा आपने ऐसा फैलाओ? धराली है, वही तो है धराली। परफेक्ट जलोढ़ पंख था वो। कभी भी जलोढ़ पंख में हमें सड़क ले जा लो गलती से, क्योंकि नहीं बन रहा है, लेकिन आपका निर्माण नहीं होना चाहिए वैसे। अब कर रहे हैं, अब किस्मत किसकी क्या थी। ये जो क्षेत्र है भाबर का, ये अभी नया नया क्षेत्र है, अभी बन ही रहा है। अब कालक्रम में कुछ शब्द आपको अभी फिलहाल याद रखने हैं, लेकिन ये लास्ट में सब इकट्ठा करके क्योंकि कालक्रम वाले जो शब्द हैं, ये फिजिकल ज्योग्राफी में इसकी शुरुआत हो जाती है थोड़ी, फिर इंडियन ज्योग्राफी में इसकी और शुरुआत हो जाती है। तो वहां डिटेलिंग में देता हूं कि कैसे आप प्री कैम्ब्रियन जो युग है उससे लेकर के अभी तक के युग में आप कैसे समय को याद कर सकते हो। तो उसमें हम भारत का भौगोलिक इतिहास भी पढ़ते हैं। जब हम गोंडवाना अंगारा लैंड में थे तो उस समय को क्या बोला गया, जब हम उससे अलग हुए और उत्तर की तरफ आए तो क्या क्या कब कब क्या क्या हुआ, सारी चीजें वहां, नदी मतलब कौन कौन से पहाड़, कौन कौन सी नदियां, कौन कौन से पठार और हिमालय और अभी गंगा के मैदान तक, सबका क्रम मैं वहां पर बताऊंगा। नहीं, यहाँ थोड़ा सा बस आपने अभी फिलहाल याद रखना है, प्लीस्टोसीन युग, इसको हिंदी में हिम युग या सबसे नवीन युग भी बोलते हैं। ये प्लीस्टोसीन युग आज से 10 लाख साल पहले बनना शुरू हुआ था। तो इसका मतलब ये जो भाबर क्षेत्र के जो निक्षेपण हो रहा था अवसादों का, ये आज से 10 लाख साल पहले बनना स्टार्ट हो गया था। अभी भी निर्माण जारी है, क्योंकि हिमालय के संदर्भ में कोई भी चीज हम स्थिर नहीं रखेंगे तर्क को। अभी भी निर्माण बनी तो रहा है ना।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ युग आएंगे, प्लीस्टोसीन आएगा, मियोसीन आएगा, क्रिटेशियस, अभी काफी सारे आएंगे, मगर आप इसमें घबराना मत। एक क्वेश्चन आता है काल से, वो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे बार बार मैं रिपीट करता रहूंगा और लास्ट में एक जगह पे सब इकट्ठा करके दे दूंगा। थोड़ा बहुत कमी पेशी और कॉन्सेप्ट में रहेगी तो वो इंडियन ज्योग्राफी में और फिजिकल ज्योग्राफी में मजबूती कर लेंगे उससे। तो इस तरीके से हमारा भाबर क्षेत्र निर्मित हुआ है। लिख लिया? इसको लिख लो, मैं तब तक पॉज कर देता हूँ। डायग्राम ये, अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो चौड़ाई वाला ना, तराई हो गया, भाबर ये वाला। हाँ हाँ, क्योंकि क्रम ऐसे ही चलेगा ना, हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं। पहले गंगा का मैदान, उसके बाद, मतलब क्योंकि गंगा का मैदान वैसे हमारे हिसाब से तो वो तराई से भी ऊपर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे ना हम देशांत अक्षांश रेखा को, मगर क्योंकि गंगा का मैदान इसके नीचे है ना पूरा का पूरा, तो भौगोलिक उससे सबसे नीचे वही लगाएंगे, फिर तराई, फिर भाबर, फिर हम लगाएंगे शिवालिक, फिर दूनद्वार, फिर लघु हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, ऐसे करके चलेंगे। हाँ, अप्रोक्सीमेटली। तराई ज्यादा चौड़ा है इस तरफ, 50 से भी ज्यादा। ठीक है, भाबर क्षेत्र की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाबर क्षेत्र का क्या है, पथरीला है, और पथरीला होने के कारण यहाँ कृषि कम होती है, परंतु गहरी जड़ों वाले वृक्ष और झाड़ियां आसानी से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो कृषि और वनस्पति को लेकर के एक इसकी विशेषता पूछी जाएगी, तो बहुत ज्यादा अच्छा क्षेत्र नहीं है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमने उसको कृषि योग्य जरूर बनाया गया है, जैसे जौनसार वाला जो एरिया है वहां पर हमने बनाया है। ठीक है, तो एक तो इसका जो खेती या कृषि को लेकर के क्या कहानी है वो आपको याद रखना है। दूसरा, नदियां, नदियों को लेकर के पूछेगा, तो छोटी छोटी नदियां आती हैं यहाँ पर, तो छोटी नदियां हैं, धाराएं हैं, ये जलमग्न हो जाती हैं। जलमग्न क्यों हो जाती है बताओ भाबर क्षेत्र में? क्योंकि भाबर क्षेत्र की जो सतह है वह कैसी है, बोल्डर से बनी हुई है, तो बोल्डरों के बीच में क्या होंगे, छिद्र होंगे। तो यहाँ की मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी है, छिद्रदार मिट्टी है, ये भी याद रख लेना। भाबर क्षेत्र की जो सतह है वह छिद्रदार है, तो छिद्रदार होने के कारण नदियां जलमग्न हो जाती हैं, और जलमग्न होने के बाद ये तराई क्षेत्र में पुनः उद्गम हो जाती है। अतः इस क्षेत्र में आर्द्रता कम होती है, मतलब मिट्टी में नमी, जिसको सॉइल मॉइस्चर कहते हैं, मृदा आर्द्रता, वो कम होती है। मृदा आर्द्रता कम होगी तो फिर जड़ें, पेड़ पौधे ठीक से नहीं बन पाएंगे। मुख्य शहर भाबर क्षेत्र का आप कौन सा लगाओगे, तो सर जो देहरादून है आपका, फेमस देहरादून का एरिया, विकास नगर वाला, खास तौर पर ये भाबर क्षेत्र में आता है। हरिद्वार का थोड़ा बहुत उत्तरी क्षेत्र वगैरह ऋषिकेश भाबर क्षेत्र में आता है। रामगंगा नदी का जो क्षेत्र है हल्द्वानी में, रामगंगा नदी का क्षेत्र, नैनीताल, ये एन मैंने डिस्ट्रिक्ट का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एन फॉर नैनीताल। फिर टनकपुर कहाँ पर है, चंपावत में। पौड़ी का लालडांग, पौड़ी का कोटद्वार, ठीक है, कोटद्वार के बाद ही आ जाता है बल्कि लांगडांग, लालडांग। ये क्षेत्र आपके किस में आ जाते हैं, इसी में आ जाते हैं। लालडांग वाला क्षेत्र आपका शिवालिक श्रेणी भी है, शिवालिक श्रेणी की तलहटी पर ये जो क्षेत्र होगा। तो यहां पर देखो देखो कोटद्वार ये रहा, ये थोड़ा सा इधर, थोड़ा बहुत इधर, थोड़ा बहुत इधर, ऐसे है ये। हरिद्वार में थोड़ा बहुत इधर, ऋषिकेश, ये देहरादून, ये एरिया, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर, हल्का सा रामनगर वाला जो ये ऐसे जा रहा है भाबर हमारा, ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तराई आ रहा है, ये तराई जा रहा है, ये तराई है। तराई तो बहुत बड़ा एरिया है, ये तराई है पूरा। अभी मैं आपको गूगल में भी दिखाऊंगा, बाद में जब थोड़ा बना लेंगे ना, तो गूगल का 3D मैप पे भी हम एनालिसिस करते रहेंगे, मतलब हमारा काम एनालिसिस करने का बाद में ठीक रहेगा। शुरू शुरू में तो पहले फैक्ट बना लें पहले।
जो कीवर्ड शब्दावली नहीं समझ में आएगी, क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हैं तो कुछ भूगोल के शब्द यूज होंगे, जैसे जैसे यूज होगा मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। आपकी ज्योग्राफी होगी, उसके बाद आप उत्तराखंड को रिवाइज करना, तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी और मजबूत हो जाएगी। यहां तक तो भौगोलिक संरचना में थोड़ा सा हल्का हल्का था। सबसे ज्यादा कंटेंट आपका बनेगा भौगोलिक संरचना में शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय और दूनद्वार घाटी। अब ये जो आगे के जो ट्रांस हिमालय ज्यादा नहीं बनेगा। तो अब आगे की जो 3-4 स्थलाकृतियां आएंगी ना जो उत्तराखंड की, ये उत्तराखंड का मैक्सिमम एरिया कवर करता है। तो शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय, क्योंकि उसके अंदर आगे के भूगोल का पूरा परिचय हो गया, चोटियां हो गई, हिमनद हो गए, थोड़ा 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 सब लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये कल करते हैं।